नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी अकेडमी पर। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था जैन साहित्य और वो जैन साहित्य का टॉपिक हो चुका था समाप्त। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले थे फाग काव्य जो लिखे गए उनके बारे में। तो आज काल के अंतर्गत फाग काव्य रचनाओं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो टाइम का नुकसान न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं आज के नए टॉपिक के बारे में। फाग काव्य। फाग काव्य का सबसे पहले तो हम देखेंगे अर्थ क्या है। तो फाग काव्य का अर्थ होता है बसंत ऋतु का काव्य। क्या होता है? बसंत ऋतु का काव्य। फाग मतलब बसंत ऋतु में जो लिखे गए हैं वो। तो फाग का बसंत ऋतु का काव्य। अच्छा, फाग उस शब्द की व्युत्पत्ति या इसकी उत्पत्ति के बारे में हम देखेंगे। फाग शब्द की व्युत्पत्ति या इसकी उत्पत्ति, और इसकी उत्पत्ति तीन शब्दों से मानी जाती है। तो तीनों शब्द देख लेते हैं। एक संस्कृत का है और एक प्राकृत का है और एक हिंदी का है। संस्कृत के शब्द क्या है? तो संस्कृत के ये फल्गु शब्द से माना जाता है। फागु शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है किसकी? इसकी। ये जो फागु है इसकी। फागु शब्द की जो व्युत्पत्ति मानी गई है संस्कृत के फल्गु से मानी गई। किससे? फल्गु से। फल्गु का अर्थ बसंत से लिया गया, इससे मानी गई। प्राकृत में किससे माना गया? प्राकृत में इसको माना गया फागु शब्द से। ये माना गया कि ये जो फागु आया ये प्राकृत के फागु से आया है। ठीक, इससे तो ये है कि भैया ये प्राकृत का ही शब्द है, ये जो फागु काव्य लिखा गया है अगर फागु शब्द से लिया जाए तो। हिंदी के फाग, हिंदी में ये क्या होता है? फाग। तो संस्कृत में इसे फल्गु बोला जाता है, प्राकृत में इसे फाग बोला जाता है और हिंदी में इसे फाग बोला जाता है। ठीक, तो इन तीन शब्दों से माना जाता है कि फागु शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। यानी फागु को अगर देखें संस्कृत में तो फल्गु बोला जाएगा, प्राकृत में फाग बोला जाएगा और हिंदी में फाग बोला जाएगा। इन तीनों शब्दों से फागु काव्य की व्युत्पत्ति मानी जाती है। अच्छा, फाग में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन से पाए जाते हैं? तो जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम है जिन चंद सूर्य फाग। ये एक में ही है, जिन चंद सूर्य फाग। तो ये जो जिन चंद सूर्य फाग नामक रचना है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर पूछे कि फाग रचनाओं में सर्वाधिक प्राचीन रचना कौन सी मिली है या किसको माना जाता है, तो जिन चंद सूर्य फाग को। अच्छा, इस ग्रंथ में ही इनके लेखक का नाम भी छिपा हुआ है। जो जिन चंद हैं यही इसके लेखक भी हैं और अपने नाम के ऊपर ही इन्होंने अपनी रचना भी की है। ठीक, जिनचंद सूर्य फागु। इसके रचनाकार कौन है? ये लिखा भी है, जिनचंद महोदय है इसके रचनाकार। समय सीमा इसकी 1284 ईस्वी है और छंद प्रयोग जो किया गया वो तो टोटल कितना है? 25 है। तो ये था फागु काव्य। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। ये फागु का अर्थ संस्कृत में हम फल्गु से लगाएंगे, संस्कृत में किससे? फल्गु से लगाएंगे। प्राकृत में फागु माना जाता है और हिंदी में इसे फाग के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूर्य फागु है। रचनाकार कौन है? तो रचनाकार यही है, जिनचंद महोदय। समय सीमा 1284 ईस्वी है। छंद टोटल कितने हैं? 25 है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले रचनाकार की ओर और फागु काव्य के बारे में कुछ और जानकारियां हम देखते हैं। अच्छा, फाग उसका जो है सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो है वो तो जो है जिनचंद सूर्य फागु हो गया। लेकिन इसका सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ कौन सा है? फाग में एक सबसे सुंदर ग्रंथ भी लिखा गया है। तो जो सबसे सुंदर ग्रंथ है उसका नाम है स्थूलिभद्र फागु। क्या है? स्थूलिभद्र फागु। देख लेते हैं। सर्वाधिक प्राचीन हम देख चुके, आगे देखते हैं सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ। फागु के अंतर्गत क्या है? सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ। तो सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ अगर पूछा जाए तो जो सबसे ज्यादा सुंदर ग्रंथ है वो है इसमें श्री स्थूलिभद्र फागु। क्या है? श्री स्थूलिभद्र फागु। स्थूलिभद्र फागु। ठीक, तो सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ कौन सा है फागु काव्य का? तो स्थूलिभद्र फागु है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक है श्री नेमनाथ फागु। फागु काव्य की ही रचना है। क्या है? श्री नेमिनाथ फागु। श्री नेमिनाथ फागु। ये जो श्री नेमिनाथ फागु है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो श्री नेमिनाथ फागु है सबसे पहले इसकी हम देखेंगे समय सीमा क्या है।
तो इसकी जो समय सीमा मानी गई है वो मानी गई है 1350 ईस्वी। कितना है? 1350 ईस्वी। रचनाकार कौन है इसके? इसके जो रचनाकार महोदय हैं उनका नाम है राजशेखर सूरि। क्या है? राजशेखर सूरि। राजशेखर सूरि। तो ये जो राजशेखर सूरि हैं यही इसके रचनाकार है। किसके? नेमिनाथ फागु के। अच्छा, इसमें छंदों का प्रयोग कितना किया गया है? तो जो छंद है वो 27। कितने हैं इसमें? 27 मतलब 27। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन। और क्या है इसमें? नेमिनाथ एवं राजुल। नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन। के विवाह का वर्णन। तो ये जो वर्णन किया गया है किसका किया गया है? नेमिनाथ एवं राजुल। नेमिनाथ और राजुल ये दो पात्र हैं जिनके विवाह का वर्णन किसमें किया गया? नेमिनाथ फागु में किया गया। तो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हम लोगों ने देखा जिनचंद सूरि फागु, जिसके रचनाकार खुद ही स्वयं जिनचंद थे। सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ के रूप में हम लोगों ने देखा श्री स्थूलिभद्र फागु। और ये जो श्री नेमिनाथ फागु के नाम से एक रचना आती है, रचनाकार राजशेखर सूरि हैं। ये इसी फागु काव्य की ही एक रचना है। इसकी समय सीमा है 1350 ईस्वी। छंद टोटल इसमें प्रयोग किए गए हैं 27 और नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। तो फागु काव्य के बारे में बस इतना ही। एक रचना और बचती है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो अगली रचना है फागु काव्य में जो एक और रचना मिलती है उसका नाम है बसंत विलास फागु। किस नाम से जानी जाती है रचना? वसंत विलास फागु। ये जानी जाती है वसंत विलास फागु। ठीक है, तो ये बसंत विलास फागु के नाम से जानी जाती है। तो बसंत विलास फागु के बारे में देख लेते हैं। ये फा अच्छे से बनाना होगा। ठीक, बसंत विलास फागु अगली रचना है। समय क्या है इसका? तो सबसे पहले हम देखेंगे समय। इसका जो समय मिलता है वो मिलता है 13वीं शताब्दी। तो नोट करेंगे क्या है? 13वीं शती। रचना का जो समय है वो मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसके संपादन कर्ता कौन है? जिसके संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त। संपादन इसका किसने किया था? संपादन कर्ता। तो संपादन कर्ता जो है वो क्या है? माता प्रसाद गुप्त है। इनका नाम क्या है? माता प्रसाद गुप्त। तो ये क्या है? ये भैया संपादन करता है किसके? बसंत विलास फागु के। बसंत विलास फागु के संपादन करता कौन है? माता प्रसाद गुप्त हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें छंदों का प्रयोग कितना किया गया है? तो इसमें टोटल 84 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 84। देख लेते हैं छंदों का कितना प्रयोग है। तो इसमें जो छंद है वो कितने प्रयोग किए गए हैं? तो वो टोटल 84 है। छंदों की संख्या कितनी है? टोटल 84 है। ठीक है। अच्छा, यह एक श्रृंगारिक काव्य है। अगला क्या है इसके बारे में प्रमुख तत्व के रूप में? यह जो है क्या है? एक श्रृंगारी काव्य है। कौन सा श्रृंगारी काव्य है? ये जो हम पढ़ रहे हैं बसंत विलास फागु। इसके संपादन करता कौन है? माता प्रसाद गुप्त जी। 13वीं शती इसका समय है। 84 छंदों का प्रयोग किया गया है और इस श्रृंगारी काव्य है। अगला क्या है? अगला ये है कि इसमें या इसे धर्मेतर फागु ग्रंथ भी कहा जाता है। धर्मेतर फागु ग्रंथ। धर्मेतर फागु ग्रंथ भी कहा जाता है। किसे? बसंत विलास फागु। अच्छा, प्रथम जो धर्मेतर रचना थी उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट में वीडियो में जरूर बताएंगे। जो सबसे पहले लिखी गई थी, किसी मुस्लिम कवि के द्वारा लिखी गई थी, तो वो कौन सी रचना है? पहली धर्मेतर ग्रंथ जो लिखा गया था पहला, है ना। और धर्मेतर फागु ग्रंथ अगर पूछ रहे तो कौन सा है? बसंत विलास फागु है। ठीक है। अच्छा, इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन क्या है? इसमें बसंत, नोट करेंगे, इसमें वसंत और इसमें बसंत और स्त्रियों पर
बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। क्या है उसके? विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण, प्रभाव का चित्रण है। ठीक है, किसमें? ये बसंत विलास फाग में किसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है? तो बसंत और बसंत के, किसके? बसंत के। इसमें बसंत, बसंत का चित्रण तो है ही है, बसंत के साथ साथ क्या है कि बसंत ऋतु का स्त्रियों पर जो विलासपूर्ण प्रभाव है उसका भी चित्रण इसमें किया गया है। तो हमारे फाग काव्य की श्रेणी में बस इतने ही आते हैं। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो चीजें लिखावट हमारी समझ में ना आ रही हो वो आप लोग शब्दों पे ध्यान दे लीजिएगा। जैसे कि रचना कौन सी है? बसंत विलास फागु है। समय 13वीं शताब्दी है। संपादन करता माता प्रसाद गुप्त हैं। छंद की संख्या टोटल 84 है। यह एक श्रृंगारी काव्य है और यह धर्मेतर फागु ग्रंथ भी है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण किया गया है। तो आज की काव्य जो क्लास चल रही थी इसमें बस इतना ही, और फाग काव्य जो हमें मिले थे वो बस इतने ही थे। आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, और जो कल की क्लास चलेगी वो हमारी चलेगी जो है रासो काव्य के ऊपर, और रासो काव्य पे जो लगभग 2 से 3 क्लासेज होगी जो लंबी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेंगे आपसे हम विदा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जानकारी अच्छी लग रही हो और लग रहा हो नहीं मैटर अच्छा है, जो भी आपको मिल रहा है एक कोचिंग की तरीके से दिया जा रहा है, फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी करके बताइए क्लासेस कैसे लग रही हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे कल। धन्यवाद।